डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 9 को आप फिजिक्स की क्लास में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इससे पीछे हमने, आपको याद होगा, गाज लॉ, जिसे गाजिस लॉ भी पढ़ते हैं, उसके आर्टिकल में गाज लॉ की सिग्निफिकेंस की बात की थी कि गाज लॉ की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन उसको या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आप फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ मैं बताता चलूं कि आज हम बाकायदा तौर पर गाज लॉ की एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशन पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले इसकी टाइटल नेम को देखते हैं कि आज का हमारा टाइटल नेम क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ गाज लॉ। एप्लीकेशन तो गाज लॉ की बहुत सारी हैं, आपके सिलेबस में जो दी गई हैं हम उन्हीं को क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। यस, हॉलो कहते हैं खाली, अंदर से खोखला। सफियर ऑफ चार्ज यानी एक सफियर है, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, उसकी आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है, अंदर से वो खाली है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और गाज लॉ को यूज करते हुए फाइंड करना है। तो होपफुली आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मैं यहाँ पे एक डायग्राम में भी इसको दिखा देता हूँ कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ सके। बेटा, ये एक फुटबॉल है, आपके सामने दिखाया गया है। जरा गौर कीजिए, ये फुटबॉल छोटे छोटी टुकड़ियों से, छोटे छोटे पैचेस से मिलके बना है, ठीक है। आपको नजर आ रहे हैं कि हर पैच जो है उसका साइज एक जितना है, ठीक है। मान लीजिए कि फुटबॉल की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म को आप इस तरह समझ लीजिए कि फर्ज कर लें ये एक पैच है, इस पैच के ऊपर एक चार्ज है 2 कूलम, तो इतने ही साइज का जो साथ वाला पैच है उसके ऊपर भी चार्ज 2 कूलम होना चाहिए। अगर इस पे 2 कूलम, इस पे 4 कूलम, इस पे 3 कूलम, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हुई। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये रेशो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बात हम सरफेस की कर रहे हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लेंथ भी होती है, ओवर द एरिया भी होती है, ओवर द वॉल्यूम भी होती है। आपके सिलेबस में सिर्फ ओवर द एरिया वाला केस दिया हुआ है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह चार्ज जो है वो एरिया पर, सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने क्या करना है बेटा, इस फुटबॉल पर या इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चार्ज आउटर सरफेस पर है और फील्ड आपने इंटेंसिटी इनसाइड फाइंड करनी है। अब जरा इस डायग्राम को देखिए जो अब स्क्रीन पे नजर आई है। आपको लग रहा है कि जैसे ये सर्कल है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं ये सफियर है, ठीक है। और बेटा, ये सफियर के आउटर सरफेस पे चार्ज आपको दिखाया है, ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह फुटबॉल की बाहर वाली सतह पे चार्ज स्प्रेड हो। जरा देखिए सफियर का रेडियस कितना है, आर, सेंटर सी, और पी एक आपको रेड कलर का पॉइंट नजर आ रहा है। ये पी पॉइंट कहां पर है, सफियर के अंदर है या बाहर है? तो आपको दिखाई दे रहा है ये सफियर के अंदर है। और इस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करनी है। अब जरा स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो चार्ज्ड स्फीयर, और चार्ज जबकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। अब बच्चों, हम ये फुटबॉल की डायग्राम तो आपको समझाने के लिए बताई थी, असल हमारा जो कैलकुलेशन में डायग्राम यूज होगी वो ये वाली राइट डायग्राम होगी। इसको हम अब नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं और आप अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इससे पहले ये एक छोटा सा टेक्सचर है, इसको देख लीजिए। लेट्स कंसीडर ए हॉलो कंडक्टिंग सफियर। किसी मेटल का बना हुआ सफियर जो अंदर से खाली है, उस सफियर का रेडियस आर है, इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है
और उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी उसकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक यूनिट एरिया पर एक छोटी सी टुकड़ी पर अगर 2 कूलम है तो इतना ही एरिया साथ वाला है उस पे भी 2 कूलम होना चाहिए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया ये रेशो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा कि आपको ये डायग्राम दोबारा दिखाई जा रही है। P एक पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर। आप जरा याद कीजिए, हमने इससे पहले यानी कल वाले लेक्चर में एक बात की थी कि जब भी गाउस लॉ को अप्लाई करना है तो आपके पास क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाउस लॉ की डेफिनेशन क्या है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो बच्चों एक बात हमने और की थी कि गाउस लॉ के लिए जो इमेजिन की जाएगी क्लोज सरफेस वो इस तरह से इमेजिन की जाएगी। ये मेरे जुमले पे गौर करना, गाउस लॉ को यूज करने के लिए जो क्लोज सरफेस सपोज की जाएगी वो इस तरह से ली जाएगी, वो इस तरह से सपोज की जाएगी कि पॉइंट P उस सरफेस के ऊपर आना चाहिए, यानी वो सरफेस पॉइंट के अंदर से पास करे। देखें इस डायग्राम को, आप जरा देखें तो आपको बेटा नजर आ रहा है कि बाहर एक एक्चुअल सफियर था हॉलो और उसके अंदर हमने एक और सफियर लिया। ये एक्चुअल नहीं है बल्कि ये इमेजिनरी सफियर सरफेस है, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। ये भी सफियर की शक्ल में है, ये हमने लेट की, ये एक्चुअल नहीं है। तो आप जरा अपने तस्वर में लाइए जैसे बड़े फुटबॉल के अंदर एक छोटे साइज का फुटबॉल है और ये P पॉइंट उस अंदर वाले फुटबॉल के ऊपर आ गया। समझ गए? इसका मतलब है कि पॉइंट P अंदर वाली जो सफियर है गॉसियन सरफेस उसके ऊपर आ गया। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है P पॉइंट आप जहां मर्जी ले लें, ये जो सफियर है ये उसके सफियर की सरफेस उस पॉइंट के अंदर से पास करनी चाहिए। ये रियल नहीं बल्कि इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, तो आपको अब डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा पॉइंट P जो है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर आ रहा है। बच्चों अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो अंदर वाली सरफेस है इसका रेडियस यकीनन स्मॉल है और बाहर वाली जो एक्चुअल सरफेस है सफियर की उसका रेडियस ज्यादा है। बाहर वाले सफियर का रेडियस ज्यादा है और अंदर वाले सफियर का जो कि गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कम है। जरा टेक्सचर को देखिए, लेट P बी ए पॉइंट। अब मैं इस डायग्राम पे आपको पहले भी बताया था कि लेट P, फर्ज कर लें, अब मैं डायग्राम के पॉइंट्स रिमूव कर रहा हूं, आपको नजर आना चाहिए P कोई पॉइंट है इनसाइड द सफियर। इस P पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो इस P पॉइंट को किसी ना किसी सरफेस पे होना चाहिए। तो हमने क्या लेट किया, हमने लेट की एक सरफेस जो सफियर की शक्ल में है और वो पॉइंट उस सरफेस के ऊपर आ गया। तो बड़े फुटबॉल के अंदर एक सपोज कर लिया छोटा फुटबॉल जिसका जिसका रेडियस r डैश है। ठीक है, तो लेट P बी ए पॉइंट, फर्ज करें P कोई पॉइंट है और ये कहाँ है, इनसाइड द होलो स्फीयर, एट वेयर, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गाउस लॉ से फाइंड करना है। फॉर दिस पर्पस, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए हमने सपोज की एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r डैश है। और किस तरह से सपोज की, ये इंपॉर्टेंट बात कि बेटा गॉसियन सरफेस हमेशा इस तरह ली जाएगी कि वो पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई करेगा जहां फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो नजर आ रहा है ये रेड पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर है। अगर मैं P पॉइंट थोड़ा दूर ले लूं सेंटर से तो गॉसियन सरफेस का साइज भी बड़ा हो जाएगा और पॉइंट उसके ऊपर ही रहना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको अंडरस्टैंड कर गई होगी। तो r डैश r से कम है, ये भी आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर। बेटा मरहला वाइज अब चलते हैं। गॉसियन सरफेस आपने ले ली तो अगला काम क्या था,
आपने चेक करना कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। लेकिन यहाँ तो आपको क्या नजर आ रहा है कि चार्ज तो सारा बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज जीरो, यानी ये वाली जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जीरो। सो बाय गाज लॉ के मुताबिक फार्मूला क्या था? गाज लॉ इज इक्वल में के फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज के बराबर होता है। यहाँ पे चार्ज इनक्लोज जीरो है, तो चार्ज को जीरो पुट किया तो इसका मतलब है इस गॉसियन सरफेस का कोई फ्लक्स नहीं है। ये बात तो ठीक है, पहला मरहला मुकम्मल हुआ, आपने गाज लॉ को यूज कर लिया, यानी आपने गाज लॉ। अगला क्या था कि आपने फ्लक्स बाय डेफिनेशन फाइंड करना। एक तो गाज लॉ से फाइंड करना, फिर फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या होता है कि फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए। ओके, ये सबसे आसान एप्लीकेशन है, इसमें कोई किसी किस्म के खपने वाली बात नहीं है। आपने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दिया आगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो बेटा ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। मैथमेटिक्स में ये असूल है कि दो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स एक वक्त में जीरो नहीं हो सकती अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो हमें पता है बेटा कि एरिया तो जीरो नहीं हो सकता। गॉसियन सरफेस आपकी जो है, इसका इस सरफेस का एरिया मौजूद है, इसके बेशुमार वेक्टर एरियाज बनेंगे पैचेस की शक्ल में, तो एरिया तो जीरो नहीं हो सकता। अगर एरिया जीरो नहीं है इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है। यकीनन आप समझ गए, अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। आप इस स्फीयर के अंदर जहां मर्जी पॉइंट पी ले लें, कोई फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो क्या कंक्लूजन हुआ? देखें इस डायग्राम में, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? जीरो। तो कंक्लूजन ये निकला, इट इज प्रूव्ड दैट इंटीरियर ऑफ द हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन। ये साबित हुआ कि अंदरूनी हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर का ये फील्ड फ्री रीजन है, यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं पास कर रही। तो ये अंदर जहां मर्जी पॉइंट लें, चाहे सेंटर के करीब लें या बाउंड्री तक, फील्ड जीरो रहेगा। ये तो बेटा आपका एक आर्टिकल था। गो के इसकी इंपॉर्टेंस उस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन वाली नहीं है, लेकिन हमने इसको बतौर लॉन्ग क्वेश्चन ही सारे टर्म्स को डिस्कस किया। अब अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आए तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि आपकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप ये सारी बातों को इस तरह एक पेज के ऊपर तो नहीं हल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में तो टू द पॉइंट आंसर करना होता है। तो जरा चेक कीजिए कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज वाला वो किस तरह से है। वो इस तरह से है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरीली जीरो इनसाइड चार्ज रबर बैलून। पहले में मेटल बैलून था, तो अब कहता है कि रबर का बना हुआ बैलून है, गुब्बारा जिससे बच्चे खेलते हैं, और वो सफेरिकल है, और उस बैलून की सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। तो क्या अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? लाजमी तौर पर क्या ऐसा होगा कि नहीं? जबकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दी कि किस तरह से। तो आंसर है यस। आपने आंसर लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो इनसाइड द रबर बैलून। एक बात तो हो गई, अब रीजन भी बतानी है। तो रीजन में आपने जस्ट इतनी बात करनी है कि गाज लॉ के मुताबिक हम जब गॉसियन सरफेस लेते हैं बैलून के अंदर, तो हमें क्या मिला था कि अंदर फ्लक्स जीरो आएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं होगा। तो फ्लक्स क्या आ गया? जीरो। फिर आपने आल्सो बाय डेफिनेशन फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए। तो फिर दोनों को कंपेयर किया तो आपको पता लगा ई डॉट ए जीरो है, एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, तो ई जीरो है। तो जब बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने उसकी वर्डिंग लिखने के बाद मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये 2-3 लाइनों वाली मुकम्मल करनी है और लिख देना है कि ये प्रूव हो गया। यानी आपने वो लेट्स कंसीडर और ये एक्सप्लेनेशन का अंदाज नहीं अपना लेना। कुछ बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन को भी 1.5 पेज तक ले जाते हैं, तो ये टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट में जो बात पूछी गई है उसका ही आंसर करना पड़ता है।
तो यही क्वेश्चन 2 दफा आ गया। शॉर्ट में आएगा तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, और अगर आपसे वो रीजनिंग पूछता है एक्सप्लेन करने को, तो फिर आप वो पीछे वाली आर्टिकल पिछले वाली स्लाइड्स इसमें बताएंगे। बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक न्यूमेरिकल हम आपके सामने आज रख रहे हैं, क्योंकि कोशिश हमारी यही है कि हम आपके रेलिवेंट शॉर्ट और न्यूमेरिकल को स्लाइड के साथ साथ जहां पॉसिबल हो दिखा दें। ठीक है, तो आज का आर्टिकल चूंकि शॉर्ट था तो हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर आज हम 7 कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के करने की तरतीब इसलिए डिफरेंट है कि इनको हम आर्टिकल के साथ ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल कुछ हुए हैं जो आर्टिकल के साथ हमने किए थे। तो इसमें क्या कहता है स्टेटमेंट, जरा देखिए बच्चों। डिटरमाइन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर। आर पोजीशन वेक्टर दिया है 4i + 3j। आप समझ गए कि ये पोजीशन वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, और आपने इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, और पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। बेटा आप समझ गए होंगे यकीनन कि एक्स वाई प्लेन जब बनाते हैं तो ओरिजिन कहाँ पे आता है। ठीक है, जहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पे चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और आपने इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और ये पोजीशन आपकी एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट्स, वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स, और यूनिट दिया है मीटर में। बिल्कुल ये मुश्किल नहीं है, सिंपल डेटा है। सबसे पहले पॉइंट चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू आपको दी है, और पोजीशन वेक्टर गिवन चार्ज का ये दिया है 4i + 3j, इसके ऊपर एरो हेड भी है। ठीक है, इसका यूनिट मीटर में। आपने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जरा इधर से देखिएगा, लेफ्ट से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, k/r²। ये तो मैग्नीट्यूड है और साथ में है यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दी है तो हमें अब इसका यूनिट वेक्टर यहीं पे फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होता है, इधर देखिए। जब वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दें तो बेटा r × r², ये हो जाएगा r³ और ऊपर आ जाएगा वेक्टर जिसको आप यहाँ पुट करेंगे। अब अपनी सारी वैल्यूज पुट करें, Q भी यहाँ पे पुट करेंगे। कूलम कांस्टेंट आपको वैसे पता होता है कि कितना है, R आपके पास फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले R की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। मैग्नीट्यूड का फार्मूला जानते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो x कंपोनेंट कितना है 4, y कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 5, और यूनिट आएगा मीटर। तो ये आर आपने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि बेटा इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, जब आप इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, के क्या है, ये साइड यूज कर रहे हैं। के आपको पता है कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁹। पॉइंट चार्ज कितना है आपको दिया है 5 × 10⁻⁻⁶। आर हमने फाइंड किया 5 और इसका क्यूब, और ये वेक्टर आर जो है ये आपको दिया है 4i + 3j, इसको ब्रैकेट में लिख लें। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हुए गलती से बचने का एक ही तरीका जो आपको बारहा बताया जाता है कि आपने पावर ऑफ टेंस को हमेशा अलग हल करें, बाकी सारा कुछ अलग हल करें। ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखें गलती से बचने के लिए। जैसे यहाँ पे 5 को जब कैंसिल करेंगे पावर, तो ये 5 एक पावर इसकी कम कर देगा तो नीचे बचेगा 25, यानी 5 की पावर 2।
ऊपर पावर ऑफ 10 को देखें, प्लस की 9 है और माइनस की 6 है, तो प्लस का 3 बच जाएगा। प्लस का 3 मतलब है 1000, तो 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आ जाएगा। इसका मतलब है ऊपर बचेगा 9000, ठीक है, और नीचे बचेगा 25। तो आपने फिर अगले मरहले में क्या करेंगे, 9000 को 25 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 से करना है, तो सोल्यूशन आपके पास आ गया। मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है कि ये स्टेप आपने कैलकुलेट करने, आपने इसको यहाँ पे नहीं ऐसे रहने देना, आपने इसको सॉल्व करना है। तो बेटा रिजल्ट आएगा 1440i एंड 1080J, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। और देखें पोजीशन भी वेक्टर फॉर्म में दी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है, आपने इसको अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वो बेटा ये कि अगर हमें पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड दी होती, कोई वेक्टर फॉर्म ना होती, तो फिर रिजल्ट क्या आना था, फिर आर को यहाँ पे पुट करना था और रिजल्ट में यूनिट वेक्टर लगा देना था बस। लेकिन चूंकि पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दी है, तो फिर हमने रिजल्ट भी वेक्टर फॉर्म में लेना था। तो वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए यूनिट वेक्टर को वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिया। फिर इसको पहले आपने इसको आर क्यूब और यूनिट पोजीशन वेक्टर बनाया, फिर आर को फाइंड किया, आर को फाइंड करने के बाद उस तमाम वैल्यूज को पुट किया, और फिर आप इस काबिल हुए कि आप इसको बता सके, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर